Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today's topic is about multiple regression, in which forecasting is our main topic. A problem is taken 11.5, in which x1, x2, and x3 are given, and we have to estimate x3 when two values are given, 10 and 6. One of them is definitely x1 and other is x2. And we have to compute standard error S3.12. ठीक है जी, आप लोगों ने फोरकास्टिंग करनी है x3 की, जबकि आपके पास जो जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x1 और x2, उनकी वैल्यूज गिवन होंगी। फोरकास्ट मीन कि आपने एक्चुअली x3 की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, आपने ऑब्जर्व नहीं की। x1 और x2 की दो वैल्यूज आपने फिक्स कर दी हैं। x3 क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या एग्जिस्ट करेगी जब एक्चुअली ये परफॉर्म करेगा, तो इसे हम फोरकास्टिंग कहते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले इसका रिलेशनशिप स्टडी करेंगे, मल्टीपल रिग्रेशन फिट करेंगे, और जो रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ लाइन आएगा उसके थ्रू आपने फोरकास्टिंग करनी है। ठीक है जी। तो इसमें आपका जो रिग्रेशन मॉडल है वो x3 ऑन x2 एंड x1। तो इसके लिए आपने सबसे पहले असम्पशंस देख लेनी है, नॉर्मेलिटी की और रिलेशनशिप्स की कोरिलेशन स्टडी कर लेनी है, और उसके बाद आपने मॉडल फिट करना है, और थर्डली फिर आप प्रेडिक्शन करेंगे, एंड फाइनली फिर आपने इसमें स्टैंडर्ड एरर जो है वो एस्टिमेट करना है। ठीक है जी। तो हम SPSS ओपन करते हैं और सबसे पहले असम्पशंस को देखेंगे। ठीक है। हाँ जी, ये आपकी फ़ाइल है, SPSS की फ़ाइल। x1, x2 और x3 ये आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं। x3 इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं x1 और x2, उसके नीचे देखिए हमने एक गैप के बाद दो वैल्यूज़ 10 और 6 एंटर कर दी हैं। ये 10 और 6 जो हैं ये फोरकास्ट के लिए हैं, यानी कि आपका डेटा x1 और x2 में एग्जिस्ट कर रहा है। x3 उसकी वैल्यू एक्चुअली परफॉर्म नहीं हुई एक्सपेरिमेंट से, इसको रीड नहीं किया गया। वो आपका x3 का कॉलम जो है वो खाली है आपका। अब आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूँ करते हैं कि इसमें इसका कोरिलेशन के लिए एनालाइज़, ठीक है? कोरिलेट, बाइवेरिएट, ठीक है? और तीनों वेरिएबल्स को एट द सेम टाइम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? शिफ्ट करके आपने तीनों वेरिएबल सेलेक्ट किए, और एरो से सेलेक्ट हो गए, और आपने इसमें ओके कर दिया। अच्छा, अब इससे क्या होगा, ये कोरिलेशन का एक टेबल आपके पास आ गया है, जिससे आप ये देख सकोगे कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो x1 का x2 और x3 के साथ अगर आप देखें, तो फर्स्ट रो जो है उसमें आपके पास ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, 0.887 और 0.969, दोनों ही नेगेटिव में है। इसका मतलब ये है, एज x1 इंक्रीजेस x3 डिक्रीजेस, एज x2 इंक्रीजेस x3 डिक्रीजेस। ठीक है, यानी कि x3 का दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन रिलेशनशिप एग्जिस्ट भी कर रहा है और स्ट्रांग भी है। और उसके बाद आपने देखना ये है कि दोनों वेरिएबल्स जो हैं आपके x2 और x3, इनका रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, तो आप x2 के कॉलम में रहेंगे, हॉरिजॉन्टली x2 के, और उसके साथ आपने x3 को देखना है, तो वो भी देखिए कि वो भी टू स्ट्रांग है, यानी कि 0.961। इसका मतलब है दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान हाईली कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है, बहुत ही अच्छा इनका स्ट्रांग रिलेशनशिप है। इन दोनों में से एक्चुअली जो है वो डेटा में एक ही गिवन होना चाहिए था, और एक ही मॉडल में हम शामिल करते, क्योंकि इसमें मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन चूंकि आपका ये क्वेश्चन जो है एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अगर हम इसको अपने रिसर्च के लिए देते तो हम यकीनन इसमें से एक को ड्रॉप कर देते, लेकिन आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया है कि इंक्लूड बोथ ऑफ देम एट द सेम टाइम एंड प्रेडिक्ट x3 फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2। सो हमें इसको शामिल करना ही होगा। तो आपने क्या करना है, इसके बाद इसको मैं मिनिमाइज करती हूँ आउटपुट विंडो को। आपका ये डेटा है। अब आप देखिए कि यहाँ से हम इसका मॉडल फिट करते हैं और देखते हैं कि फोरकास्ट कैसे करना है। ठीक है, अब मॉडल जब हम फिट कर रहे होते हैं, तो उसमें सेव के बटन में जब हम जाते हैं और प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ और रेजिड्यूल्स को स्टोर कराते हैं, तो इसमें दो कॉलम्स एक्स्ट्रा बन जाएंगे, एक प्रेडिक्टेड नाम से और एक रेजिड्यूल्स के नाम से। अब आप देखिए, प्रेडिक्टेड का कॉलम जो आपका एक्चुअल डेटा x1 और x2 का एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके लिए x3 भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसके लिए तो प्रेडिक्टेड वैल्यू आएगी, लेकिन वो वैल्यू भी x3 की आ जाएगी प्रेडिक्टेड में,
जिसमें x1 और x2 तो एग्जिस्ट कर रहा है, x3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी कि जो सबसे लास्ट रो है उसका x3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन जब हम प्रेडिक्टेड कैलकुलेट कराएंगे तो वो भी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी एंड दैट वैल्यू इज कंसिडर्ड एज अ फोरकास्टेड वैल्यू। ठीक है, वही आपका फोरकास्ट होगा। तो देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। एनालाइज, देन रिग्रेशन, लीनियर, बाकी तमाम स्टेप्स वैसे ही होंगे। ठीक है जी, x3 आपका इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है और x1 और x2 जो हैं ये दोनों आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में आपको ये बात पता है कि दोनों ही बाय डिफ़ॉल्ट चेक बॉक्स होते हैं, एस्टिमेट भी और मॉडल फिट भी, इसलिए आप इसको क्लिक ना भी करें तो भी ठीक है। अब आपने सेव में जाना है और प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ को यहाँ पर स्टैंडर्डाइज अनस्टैंडर्डाइज, ठीक है, इसको चेक बॉक्स कर दिया। इससे ये पता चलेगा कि आपका फोरकास्ट कितना आ रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा भी हम कोई काम नहीं करते और यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद हम इसमें स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो वो मॉडल फिट जब हम करते हैं तो मॉडल की समरी आएगी, तो स्टैंडर्ड एरर उसमें कैलकुलेट हो चुका है, तो आपने यहाँ से कर देना है ओके। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पर जो 3 टेबल आपके सामने आए हैं, पहला टेबल सिर्फ आपको ये बताता है कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन-सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं। तो पहले टेबल के नीचे देखिए आपका लिखा हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल और इज़ x3। दूसरा आपका मॉडल समरी है, जो आपको कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी बताता है और स्टैंडर्ड एरर भी बताता है। तो अब आप देखिए कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर वो कितना है 0.985 यानी 98.5%। इतनी वेरिएशन आपकी जो है वो आपका मॉडल स्टडी कर पा रहा है, एक्सप्लेन कर पा रहा है, यानी कि बहुत अच्छा मॉडल फिट हो रहा है। और आप इसमें स्टैंडर्ड एरर जो है वो इसी मॉडल समरी के लास्ट कॉलम में देखिए, तो ये है 4.406। दिस इज एक्चुअली स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टीमेट। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट जो है इसमें आपका एक वेरिएबल जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको हम डॉट से पहले लिखेंगे और डॉट के बाद हम वो सारी वेरिएबल्स लिखते हैं जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो इसको डिनोट करने के लिए हम लिखेंगे S3.12, क्योंकि आपका x3 जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है जी। उसके बाद आपका ये अनोवा का टेबल है। अनोवा में रिग्रेशन के सामने अगर आप सिग्निफिकेंट की वैल्यू देखिए तो 0.002 है, जो ये शो करती है कि आपका रिग्रेशन अच्छा फिट हुआ है। कोफिशिएंट्स में आप देखिए आपकी वैल्यूज़ जो हैं 61 पॉइंट समथिंग है, फिर एक आपका x1 का कोफिशिएंट और एक x2 का कोफिशिएंट है। एक कोफिशिएंट आपका नेगेटिव और एक आपका पॉजिटिव है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों में से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे इसको एसपीएसएस में इसको क्लोज़ करती हूँ मैं। और ये कोरिलेशन हमने स्टडी कर ली थी कि इनकी वैल्यूज़ हाई हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल की इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोरिलेशंस। ठीक है? और इंडिपेंडेंट के साथ ये भी आपकी क्वाइट हाई है। उसके बाद आपका ये नॉर्मेलिटी का टेस्ट है। इसमें आपने देखना है कि आपकी जो सारी डॉट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन पे एग्ज़िस्ट कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल है। रेज़िड्यूल्स की स्टडी आपकी नॉर्मल स्टडी है। उसके बाद ये भी हमने नॉर्मेलिटी का टेस्ट जो है वो कर सकते हैं। कोल्मोग्रोव, स्मिर्नॉफ टेस्ट और स्पेरोवेल टेस्ट जो है ये नॉर्मेलिटी के टेस्ट के लिए कंसिडर किए जाते हैं। तो इसको भी हम चेक करते हैं एसपीएसएस से कि हम इसे कैसे करेंगे। आपने एसपीएसएस में जाना है, एनालाइज़, एनालाइज़ में आपने डिस्क्रिप्टिव, ठीक है? और इसके बाद ये एक्सप्लोर, ठीक है? और एक्सप्लोर में आपने x3 को सेलेक्ट कर दिया एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और स्टैटिस्टिक्स में जाके आपने देखा कि वो डिस्क्रिप्टिव्स आपके ऑलरेडी क्लिक है और आपने यहाँ से इसको ओके कर दिया। ठीक है? तो आपके पास ये इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा और यहाँ से आपको नॉर्मेलिटी का पता चल जाएगा कि इसकी नॉर्मेलिटी है। ठीक है? स्टूडेंट्स, एक्सप्लोर में एक चीज़ हमने और करनी है, एक्सप्लोर में प्लॉट्स को क्लिक करना है। ठीक है? एक्सप्लोर में गए और ये प्लॉट्स में देखिए नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट, इसको भी चेक बॉक्स करना है। ठीक है, कंटिन्यू एंड देन ओके। अब देखिए कि इसमें ये टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी का एक टेबल यहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी, इसमें पहला जो आपका लेफ्ट साइड का हाफ है वो कोल्मोग्रोव स्मिर्नोव टेस्ट है। ये आपको बताता है कि आपका जो रैंडम वेरिएबल है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है x3, उसकी वैल्यू
क्या आ रही है? 0.200. 0.200 इज नॉट लेस देन अल्फा। आपका जो हाइपोथेसिस है वो ये है कि योर गिवन वेरिएबल इज नॉर्मल, और आपका 0.2 ये शो करता है कि आपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करना बल्कि एक्सेप्ट करना है। इसका मतलब है कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो नॉर्मल है। ठीक है, तो ये एक मेजर नॉर्मलिटी की अजम्पशन होती है जिसको आपने टेस्ट करना होता है। तो आपने एक्सप्लोर के थ्रू इसको टेस्ट कर लिया। स्पिरोवेल जो है वो एक और टेस्ट है, वो भी आपको देखिए सेम रिजल्ट दे रहा है। अगर आप इसकी भी सिग्निफिकेंट वैल्यू चेक करें तो वो भी 0.99 है, यानी कि नॉट लेस देन अल्फा है। तो आपका हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है दैट डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉर्मल। तो इन नॉर्मलिटी के assumptions को फुलफिल करने के बाद आपने ये देखिए, ठीक है, नॉर्मलिटी के assumptions फुलफिल होगी, इसका मतलब है कि अब आप कैरी ऑन कर सकते हैं मल्टीपल रिग्रेशन में। और फिर आपकी ये दो वैल्यूज हमने देखा था कि ये कैलकुलेट होकर आई थी, स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, 4.406, और ये आपका मॉडल है जिसमें हाईलाइटेड हुई हुई वैल्यूज़, और ये नॉर्मेलिटी ऑफ रेजिड्यूल्स इसकी स्टडी है, इसका एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें ऑब्जर्व क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज़ आपकी एक्स एक्सिस पे हैं और एक्सपेक्टेड इस तरफ। जितनी लाइन से नज़दीक होंगी ये भी नज़दीक है, ये भी नज़दीक है, ये भी, और ये सिर्फ आपकी दो वैल्यूज़ जो हैं उधर थोड़ी सी दूर हैं। लेकिन आप देखिए कि आपका आर स्क्वायर भी 98.5% था, यानी कि काफ़ी हाई था, इसी वजह से कि आपकी ये वैल्यूज़ क्लोज़र हैं। तो आपने मॉडल इस तरह से लिख लेना है, और मॉडल में ये वैल्यूज़ क्या शो करती हैं इसकी इंटरप्रिटेशन अब देख लेते हैं। पहली वैल्यू है द मीन्स एंड इंक्रीज ऑफ 1 यूनिट इन एन x1, यानी इसमें अगर 1 यूनिट का इजाफा करेंगे देन x3 विल बी इंक्रीज बाय 2.5। ठीक है, x3 में इतना इजाफा होगा। अच्छा, ये पॉजिटिव वैल्यू थी इसलिए हमने इंक्रीज कहा, इसमें नेगेटिव वैल्यू है तो हम कहेंगे डिक्रीज। मीन्स एन एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन x3 बाय 3.646 पर यूनिट इंक्रीज इन x2, यानी इसमें 1 यूनिट का इजाफा होगा तो x3 कितना डिक्रीज होगा, इतने 3.646। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन थी। और फोरकास्टिंग के लिए आपने देखना है कि ये 40 वैल्यू आई है कि नहीं आई। हम SPSS में ही अपनी वर्कशीट पे दोबारा देख लेते हैं कि ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर आ गई है। ठीक है जी, वर्कशीट हम देखते हैं। ये हमारी वर्कशीट है। अब ये देखिए कि प्रिडिक्टेड का जो लास्ट में कॉलम बना था उसमें ये 40.169 वैल्यू किसके कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेट होकर आई है, 10 और 6 के। ये आपकी फोरकास्ट वैल्यू है। ठीक है, आपने जस्ट इसको ही एज इट इज़ यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन में लिख लिया। ठीक है, ये कैलकुलेट होकर आपके पास ये वैल्यू आ गई। ये था आज का लेक्चर जिसमें आपने पहले एजम्पशंस को, स्पेशली नॉर्मलिटी के एजम्पशन को देखा और उसके बाद हमने फोरकास्ट किया है। ठीक है।